नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे लिटरेरी मास्टरपीस की जो इंडियन लिटरेचर में एक लैंडमार्क मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं आर के नारायण की 1983 में आए मास्टरपीस अ टाइगर फॉर मालगुडी की। अगर आपने नारायण साहब के काम को पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो मालगुडी के कैरेक्टर्स हम इंसानों की छोटी मोटी आयरनीज और डोमेस्टिक कॉमेडीज के लिए मशहूर है। पर ये बुक उनके उस लिटरेरी ट्रेजेक्टरी से एक बहुत बड़ा शिफ्ट थी। क्यों? क्योंकि यहाँ हीरो कोई इंसान नहीं बल्कि राजा नाम का एक टाइगर है जो अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी कहानी खुद सुना रहा है। इस नॉवल के पीछे की इंस्पिरेशन और इसका कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही गहरे थॉट प्रोसेस से निकल कर आती है। अगर हम इस थॉट प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो हमको ये नॉवल बहुत ही वेग और अजीब सी लगेगी। नारायण साहब के मन में इस स्टोरी का बीज तब बोया गया जब उन्होंने इलाहाबाद के कुंभ मेले फेस्टिवल के बारे में कुछ रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स देखी। वहां एक हर्मिट यानी कि एक सन्यासी अपने साथ एक जिंदा टाइगर लेकर घूम रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो टाइगर किसी लीश या जंजीर में नहीं बंधा हुआ था और वो लोगों के बीच उन्हें बिना किसी नुकसान पहुंचाए बिल्कुल शांति से चल रहा था। वो साधु क्लेम करता है कि ये टाइगर पिछले जन्म में उसका भाई था। इस इंटर स्पीशीज किनशिप यानी दो अलग अलग प्रजातियों के बीच अद्भुत रिश्ते ने नारायण साहब को हैरान कर दिया और यहीं से उनको एक नॉवल का आइडिया मिला। नारायण साहब का एक बहुत ही बड़ा लिटरेरी मोटिवेशन था इंसानों की स्मगनेस यानी घमंड को तोड़ना। हम इंसान हमेशा ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन, ईगो और वैल्यू सिर्फ हमारे पास है। उन्होंने चाहा कि एक ऐसी कहानी लिखी जाए जहां नरेटिव कॉन्शियसनेस यानी बोलने और सोचने का हक एक जानवर के पास हो। उन्होंने वाल्मीकि का जिक्र किया जिन्होंने रामायण तब लिखी थी जब उन्होंने एक परिंदे के जोड़े को शिकारी के हाथों में मरता देखा। नारायण साहब भी इस दर्द और एम्पैथी को एक एपेक्स प्रेडेटर यानी एक टाइगर के नजरिए से दिखाना चाहते थे। एक बार एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, टाइगर ही क्यों, एक माउस यानी कि एक चूहा क्यों नहीं? तो नारायण साहब ने एक बहुत ही स्मार्ट जवाब दिया। वो कहते हैं कि ताकि मेरा सेंट्रल कैरेक्टर होल या किसी छेद में दब ना जाए या कोई उसे पैरों के तले कुचल ना दे। टाइगर एक ऐसा क्रीचर है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। आप खुद ही सोचिए, आपके शहर में अगर कोई टाइगर आ जाएगा या किसी आसपास के शहर में कोई टाइगर आ जाएगा तो वो सुर्खियों में आ जाएगा। उसको इग्नोर करना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने इसे मॉरल लैंडस्केप के सेंटर में रखा। कंटेक्स्ट में एक और दिलचस्प हिस्सा है एक कार्डबोर्ड बुकमार्क का। नारायण साहब को एक बुकमार्क मिला जिस पर एक टाइगर की पिक्चर बनी थी और उस पर लिखा था, I'd love to get into a good book। उन्हें लगा जैसे म्यूज यानी कि कला की देवी उन्हें इशारा दे रही है। उन्होंने उस टाइगर से कहा, बिल्कुल तुम मेरी बुक में जरूर आओगे। ये बुक सिर्फ एक एनिमल स्टोरी नहीं है, इसकी रूट्स हमारे एंशियंट इंडियन एस्थेटिक्स में है जैसे पंचतंत्र और जताका टेल्स। पर नारायण साहब ने इसे मॉडर्न साइकोलॉजिकल डेप्थ दी है। इस नॉवल का कंटेक्स्ट हिंदू मेटाफिजिक्स यानी कर्मा और संसारा के कॉन्सेप्ट से गहराई से जुड़ा हुआ है जहां एक सोल अलग अलग लाइफ स्टेजेस से गुजरती है। तो दोस्तों, ये था इस क्लासिक बुक का बैकग्राउंड। अब चलते हैं इसकी डिटेल्ड समरी में, मतलब कि इस आइडिया के एग्जीक्यूशन पर। ये कहानी बेसिकली एक टाइगर की है जिसका नाम है राजा। कहानी शुरू होती है जब राजा अब बूढ़ा हो चुका है और एक जू में बैठा है और अपनी पुरानी यादों को रुमिनेट कर रहा है। राजा हमें अपने कबर्ड में ले जाता है जहां वो मेम्पी रेंज के जंगलों में एक घास के ढेर पर सोता था। उसे लगता था कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी, जिसे नारायण साहब एक नेचुरल डिल्यूजन कहते हैं। पर एक दिन उसकी माँ गायब हो गई। राजा अकेला रह गया, भूखा और डरा हुआ। पर वक्त के साथ वो एक खौफनाक प्रेडेटर बना। वो खुद को जंगल का भगवान समझने लगा। एक बार उसने एक प्रोक्यूपेन पर हमला किया जिसके कांटे उसके चेहरे में धंस गए और तब एक लंगूर ने उसे येलो श्रब के बारे में बताकर उसकी जान बचाई। फिर राजा ने एक टाइग्रेस से मुकाबला किया जो बाद में उसकी जोड़ीदार बन गई। उनके 4 कब्ज हुए, पर तभी प्रोचर्स यानी शिकारियों ने उनका शिकार कर लिया। अपने परिवार की लाशों को एक कार्ट में जाते हुए देखकर राजा का दिल हिंसा और बदले से भर गया। वो इंसानों से नफरत करने लगा और उनके गांव पर हमला करके भेड़ बकरियां उठाने लगा। फिर आता है ट्रांजिशन। राजा को एक बकरी का लालच देकर ट्रैप किया गया, उसे मालगुडी लाया गया। द कैप्टन ने उसे ग्रैंड मालगुडी सर्कस में डाल दिया। कैप्टन ने ये सर्कस एक ईरिश आदमी से सिर्फ 50 रुपए में खरीदा था। मतलब 50 रुपए यार, उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम होती थी। आज हमको लग रहा है सिर्फ 50 रुपए, पर उन्होंने उसे 50 रुपए में खरीदा था। यहाँ राजा की लाइफ हेल बन गई।
कैप्टन उसे घंटों तक भूखा रखता था, whip और चेयर से टॉर्चर करता था। राजा को 60 माइल्स पर आवर की स्पीड पर दौड़ना पड़ता था, जबकि कैप्टन स्टॉपवॉच लेकर खड़ा रहता था। सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन था 4 इन 1 एक्ट, जहां राजा को एक बकरी के साथ बैठकर मिल्क पीना पड़ता था। राजा कहता है कि वो मिल्क एविल टेस्टिंग यानी जहर जैसा लगता था, पर उसे अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को दबाकर वो नाटक करना पड़ता था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है फिल्म प्रोड्यूसर मदन की। मदन राजा को अपनी फिल्म द स्ट्रॉन्ग मैन में लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। शूटिंग जिंजर फील्ड पर होती है। मदन चाहता है कि राजा एक रेसलर जग्गू के कंधों पर अपने पंजे रखे, तो मतलब इससे रेसलर की पावर थोड़ी सी एग्जैजरेट हो जाएगी। राजा बहुत थक चुका था। जब उसने परफॉर्म करने से रेजिस्ट किया तो कैप्टन ने एक इलेक्ट्रिक कैटल प्रॉड निकाला। उस मेटल की विशियस टंग से जो दर्द हुआ, उसने राजा को आग बबूला कर दिया। राजा ने सिर्फ अपना बचाव करने के लिए पंजा चलाया, पर कैप्टन का सर धड़ से अलग हो गया। पूरे सेट पर हलचल मच गई और राजा वहां से भाग निकला। राजा मालगुडी की सड़कों पर घूमने लगा। लोग डर के मारे घरों में कैद हो गए। राजा ने आनंद भवन रेस्टोरेंट के बाहर रेस्ट किया और फिर एक स्कूल में घुस गया। वहां के हेडमास्टर इतने डर गए कि वो एक एटिक में चढ़ गए। बाहर अल्फोंस नाम का एक शिकारी वाटरी रम पीकर राजा को शूट करने की कोशिश कर रहा था। वहां सेव टाइगर कमिटी के ब्यूरोक्रेट्स भी आ गए, जो रूल्स और ऑर्डिनेंसेस की बात कर रहे थे, जबकि बेचारा हेडमास्टर एटिक में थर थर कांप रहा था। यहाँ पर हमें ब्यूरोक्रेसी भी देखने को मिलती है। तभी वहां द मास्टर आए। उन्होंने सबको शांत किया और हेडमास्टर के कमरे में चले गए। उन्होंने राजा से संस्कृत में बात की और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे एक पालतू बिल्ली की तरह शांत कर दिया। वो राजा को लेकर मेम्पी हिल्स चले गए। यहाँ राजा ने सीखा कि हिंसा हमेशा के लिए नहीं रह सकती। वो अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए शिकार करता था और बाकी वक्त मास्टर के साथ मेडिटेशन करता था। एक दिन मास्टर की वाइफ उन्हें ढूंढते हुए आई और उनके इंश्योरेंस एजेंट वाले पुराने जीवन की याद दिलाई, पर मास्टर ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अंत में जब राजा बूढ़ा हो गया तो मास्टर को लगा कि उनका समाधि का वक्त आ गया है, तो उन्होंने राजा को मालगुडी जू के डायरेक्टर को सौंप दिया। उनका मानना था कि राजा अब मिटिगेटेड यानी शांत हो चुका है और बच्चों को खुशी देकर अपना जीवन सफल कर सकता है। और राजा वहां पर बूढ़ा हो गया और उसने मास्टर के कहे अनुसार बच्चों को एंटरटेन करना शुरू किया। और मास्टर के आखिरी शब्द होते हैं, बोथ ऑफ अस विल शेड आवर फॉर्म सून एंड परहैप्स वी कुड मीट अगेन। हम दोनों जल्दी अपना शरीर त्याग देंगे और शायद फिर मिलेंगे। और यहाँ पर ये अमेजिंग सी नॉवल खत्म हो जाती है। आपको आइडिया का एग्जीक्यूशन तो समझ आ गया होगा, बट लेकिन हमको एग्जाम्स में कुछ डीपर थीम्स को लिखकर आना है और इन थीम्स को हमको समझना भी है एज अ लिटरेचर स्टूडेंट्स, ताकि हमको लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग की एक डीप फिलॉसफी समझ आ सके। तो इसके मेजर थीम्स को अब देख लेते हैं। इस नॉवल की सबसे गहरी जड़ें हिंदू फिलॉसफी में है। मास्टर राजा को समझाते हैं कि उसकी सर्कस वाली तकलीफ कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्मों का रिट्रीब्यूशन यानी फल है। शायद पिछले जन्म में वो एक ऐसा इंसान था जिसे दूसरों को कैद करने में मजा आता था। यहाँ कर्मा का लॉ काम कर रहा है। जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा। नॉवल सिखाता है कि राजा ने अपने धर्म यानी एक टाइगर की नेचुरल ड्यूटीज और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के बीच बैलेंस कैसे बनाया। स्कॉलर्स का मानना है कि राजा की जिंदगी हिंदू रिलीजन के 4 लाइफ स्टेजेस यानी आश्रम्स को मिरर करती है। उसका कबुड और वाइल्ड लाइफ जहां वो सीखता है, वो ब्रह्मचार्य की तरह है। टाइग्रेस के साथ उसका परिवार बनाना गृहस्थ स्टेज है। सर्कस का टॉर्चर और डिसिप्लिन एक तरह का वनप्रस्थ यानी त्याग और वर्ल्डली टाइज के धुंधलाने का फेज है। और अंत में मास्टर के साथ उसका रहना संन्यास स्टेज को दिखाता है, जहां सोल लिबरेशन यानी मोक्ष की तरफ बढ़ती है। नारायण साहब ने इंसानों की स्मगनेस पर भी करारी चोट करी इस नॉवल के जरिए। हम सोचते हैं कि ये पूरी दुनिया सिर्फ हमारे स्पोर्ट, एम्यूजमेंट, कंफर्ट या नरिशमेंट के लिए बनाई गई है। राजा ऑब्जर्व करता है कि इंसान कितने नॉइजी और फियरफुल होते हैं, जबकि जंगल में एक ग्रैंड साइलेंस होती है। नॉवल ये स्टैब्लिश करती है कि डीप विद इन द कोर ऑफ पर्सनालिटी इज द सेम, यानी अपियरेंसेस भले इंसान और जानवर के अलग हो, पर लेकिन आत्मा सबकी एक होती है। एक बहुत ही दिलचस्प एंगल भी है। द कैप्टन और राजा का रिश्ता कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज्ड यानी मालिक और गुलाम जैसा है। कैप्टन का ब्रिटिश स्टाइल के ट्राउजर पहनना, ग्रैंड ईरिश सर्कस जैसे अंग्रेजी नाम रखना मिमिक्री को दिखाता है, जहां इंसान अपनी रूट्स भूलकर
वेस्ट को कॉपी करता है। राजा द्वारा कैप्टन को मारना एक तरह का इंडिजिनस नेचर यानी अपनी असलियत की जीत है उन आर्टिफिशियल कॉन्स्टेंट्स पर। नारायण साहब ने फिल्म इंडस्ट्री की ऑथेंटिसिटी की कमी पर भी व्यंग किया है। मदन का कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे आर्ट एंड कॉमर्स के मिलन से अक्सर हिंसा और लालच जीत जाते हैं। फिल्म का सेट एक ऐसी जगह है जहां नॉन वायलेंस प्रीच करने के लिए एक जिंदा टाइगर पर इलेक्ट्रिक प्रॉड चलाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है। अब आते हैं कहानी के फाइनल टेक अवे पर। नॉवल के अंत में राजा ब्यूटीफुल ओल्ड एज तक पहुंच जाता है, जहां उसकी सेंसेस धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। मास्टर इसे घर की लाइट्स बुझने से कंपेयर करते हैं ताकि सोल शांति से सो सके। नॉवल एक बहुत ही इमोशनल और फिलोसफिकल यूनियन पर खत्म होती है। जब मास्टर राजा को भेजते हैं तो वो इसे कैप्टिविटी नहीं बल्कि एक फाइनल असाइनमेंट कहते हैं, ताकि राजा बच्चों को खुशी दे सके। उनके आखिरी शब्द थे, बोथ ऑफ अस विल शेड आवर फॉर्म सून एंड परहैप्स वी कुड मीट अगेन। अ टाइगर फॉर मालगुडी हमें ये सिखाकर जाती है कि हिंसा हमेशा के लिए नहीं रह सकती और अंत में जेंटलनेस यानी नम्रता की ही जीत होती है। ये नॉवल हमें बताता है कि हर क्रीचर के अंदर एक सेंसिटिव सोल है जो लाइफ और उसकी प्रॉब्लम्स को समझती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी नॉवल अ टाइगर फॉर मालगुडी, जिसको लेजेंडरी ट्रिनिटी राइटर आर के नारायण ने लिखा था। उम्मीद है आपको ये नॉवल पूरी तरीके से समझ आ गई होगी और आपके पास होंगे अब बहुत सारे कीवर्ड्स अपने एग्जाम्स में लिख के आने के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।